इस पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा गडकरी के बयान की भी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक समारोह के दौरान मंत्री रामदास आठवले को लेकर एक मजाक किया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल गडकरी ने एनडीए की सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख आठवले को लेकर कहा कि इस बात की गारंटी नहीं है कि एनडीए सरकार चौथी बार लौटेगी, लेकिन ये तय है कि रामदास आठवले मंत्री बनेंगे। साथ ही गडकरी ने आठवले को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी बताया। रामदास आठवलेंचं आत्ताच त्यांनी सांगितलं, आमची गॅरंटी नाहीये पण त्यांची गॅरंटी पक्की आहे। महाराष्ट्र के शिरडी में एक भक्त ने साईं बाबा मंदिर में खास चीज भेंट की जो चर्चा का विषय बन गई। दरअसल दुबई के एक भक्त ने यहां बेशकीमती पत्थरों से लैस 110 ग्राम सोने का मुकुट अर्पण किया। इस मुकुट की कीमत 12,70,000 रुपए आंकी गई है। हालांकि इस भक्त ने साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट से अपना नाम उजागर नहीं करने की भी गुजारिश की। यूपी की झांसी में कुछ युवाओं को रील बनाने के चक्कर में बेतुकी हरकत करना महंगा पड़ गया। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे। इनमें दिख रहा था कि बाइक पर जा रहे दो युवकों में से एक युवक ने साइकिल पर जा रहे बुजुर्गों के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। ऐसा करने से ये बुजुर्ग गिर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद आरोपी युवक हंसता रहा। फिर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ट्रेन के अंदर सांप दिखाई दिया। दावा है कि ये वीडियो जबलपुर से मुंबई जाने वाली गरीब रथ ट्रेन का है। इस ट्रेन के एसी कोच से अचानक ये सांप लहराता हुआ दिखा। इससे वहां हड़कंप मच गया। फिर रेलवे कर्मचारियों को इसकी सूचना दी गई और कुछ देर के लिए ट्रेन भी रोकी गई। इसके बाद महाराष्ट्र के कसारा रेलवे स्टेशन के पास इस कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया। राजस्थान के बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी ने एक अलग पहल की। दरअसल उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया। इसका नाम नवो बाड़मेर रखा गया है। इसके जरिए जिले के विकास और समस्याओं के समाधान को लेकर काम किया जाएगा। दावा है कि इससे लोगों को काफी मदद मिलेगी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर देश भर में ट्रेन पलटाने की साजिश से जुड़ी हुई है। कभी सवारी गाड़ी तो कभी मालगाड़ी। पिछले कुछ वक्त से ट्रेन हादसों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इनमें ज्यादातर मामले में यही पता चला है कि ट्रेन पटरी से उतर गई या फिर ट्रैक पर एलपीजी गैस सिलेंडर, लोहे का खंभा या फिर दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट रखकर ट्रेनों को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही है। अब इन घटनाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन लोग रेलवे को निशाना बना रहे हैं और आरोपियों को पकड़ने में एजेंसियां अब तक नाकाम रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि ट्रेन पलटाने की साजिश करने वालों से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। क्या देश में कोई ट्रेन हादसों वाली साजिश रच रहा है? क्या रेल की पटरियों पर खतरनाक चीजें रखी जा रही हैं? क्योंकि यूपी में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश का मामला सामने आया है। दरअसल रविवार की सुबह करीब 6 बजे दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला है। यहाँ रेलवे ट्रैक पर एक छोटा सा गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन पलटने की साजिश रची गई। यहाँ रेलवे ट्रैक पर एक छोटा सा गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। हालांकि ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रैक के बीच में सिलेंडर देख लिया और ट्रेन रोक दी, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। जब ये सूचना रेलवे विभाग को दी गई तो सभी की होश उड़ गए। हालांकि रेलवे सुरक्षा बल के जवान और दूसरी टीमें मौके पर आईं। सिलेंडर की जांच की गई और उसे ट्रैक से हटाया गया। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे सिलेंडर मिलने से एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। कानपुर शहर में 35 दिन के अंदर ये तीसरी घटना है। आपको बता दें सुबह 5 बजे का वक्त था जब इसी रास्ते से दिल्ली हावड़ा रूट, जो कि सबसे व्यस्त रूट में से माना जाता है, एक मालगाड़ी यहां से गुजर रही थी। जब लोको पायलट को यहां पर
पटरी के ऊपर कुछ संदिग्ध दिखा तो उसने ब्रेक लगाई और जिसके बाद यहां पर मौके पर आके उसने मुआयना किया तो देखा कि पटरी पर एक गैस सिलेंडर पड़ा हुआ था, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया और रेलवे और पुलिस के अधिकारियों ने यहां पर आकर जांच शुरू की। आपको दिखा दूं, ये वही जगह है जहां पर सिलेंडर रखा हुआ था। अगर आप देखेंगे मार्क भी है यहाँ पर, ठीक इसी जगह पे जो मार्किंग की गई है, रेलवे ट्रैक के इस तरफ सिलेंडर रखा गया था। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उनको यहाँ पर मौके से बियर के कैंस और कुछ चिप्स के पैकेट भी इस जगह से मिले, जिसको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है। सैंपलिंग होगी। आपको बता दूं, कुछ चिप्स के पैकेट अभी भी यहाँ पर रखे गए हैं। यही वो जगह थी जहां पर बियर के कैंस भी मिले। संभवतः पुलिस का कहना है कि यहाँ पर हो सकता है किसी ने शराब पी हो। ये शरारत है या साजिश, इसकी तो जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस कमिश्नर का कहना है कि प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल कर आया है कि गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त करने की मंशा से, उसको नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये पूरी जो घटना है वो रची गई। रेलवे ट्रैक पर रखी सिलेंडर की जांच करने पर पता चला कि ये एक 5 लीटर का खाली सिलेंडर है, जो कि ट्रैक पर सिग्नल के थोड़ा पहले रखा हुआ था। हालांकि अगर समय रहते ट्रेन नहीं रोकी गई होती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से गैस के खाली सिलेंडर के अलावा बियर की कैन भी मिली है, जिन्हें जाँच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल जिस जगह ट्रैक पर सिलेंडर मिला है, वहीं पर आरपीएफ, जीआरपी और यूपी पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम भी तफ्तीश कर रही है। इसी मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। थाना महराजपुर पुलिस 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बता दूं कि ठीक पीछे 100 मीटर पर प्रेमपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, जिसके वजह से जो ट्रेन है उसकी स्पीड काफी कम थी और जिसके बाद ये सिलेंडर जो है वो ट्रैक पर पायलट को दिखा, जिसके बाद उसने सूचना दी। आपको बता दें, पुलिस कमिश्नर का यह भी कहना है कि बीते ऐसे जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी एक साथ अब इसमें जांच की जाएगी। फिलहाल पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। एक और पैटर्न जो पुलिस को नजर में आया है कि जैसे इस जगह पर रेलवे पटरी से आप देखेंगे तो बगल में एक पैसेज है, यानी कि आने और जाने का एक जो मार्ग है वो है। संभवतः जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वो भी इसी पैसेज से आए होंगे। इस पैसेज से अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो आगे जाके एक यहाँ पर गांव की तरफ जो रास्ता मिलता है, जहां से लोग यहाँ पर आते जाते हैं, अब इसकी भी जांच करी जा रही है। साथ ही साथ पुलिस का ये भी कहना है कि जो रेलवे के आसपास मौजूद बस्तियां हैं वहां पर वेरिफिकेशन कराया जाएगा और अगर कोई संदिग्ध वहां पर मिलता है तो वहां पर अवैध जो निर्माण है उसको ढहाने का काम भी किया जाएगा। लोको पायलट का दावा है कि गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई थी। इसी तरह कुछ दिन पहले कानपुर कासगंज रेलवे रूट पर पटरियों के बीच गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई। इन दोनों मामलों की जांच जारी है। करीब 1 महीने के अंदर ये तीसरी घटना है। कानपुर में एक बार फिर से रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने की जांच करने पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। सर, आपने यहाँ पे आके जांच करी, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में या प्राइमरी ऑब्जर्वेशन में क्या समझ में आ रहा है? देखिए, एक छोटा सिलेंडर मिला यहाँ पर, करीब 5 किलो का है, जो कि लूप लाइन पे मिला आज सुबह करीब 6 बजे। और जब यहाँ पर इसको देखा तो लोको ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी रोक ली। लोकल फोर्सेस को सूचना दी दी है। यहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारी आ गए हैं। जो भी व्यक्ति है उसका जो भी दिमाग है उसने डाला यहाँ पर, वो लग रहा है कि उसने इंटेंशनली डाला है, बट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है अगेन, क्योंकि वह काफ़ी छोटा सिलेंडर है, उससे एक बड़ी ट्रेन और फास्ट मूविंग ट्रेन्स पे इम्पैक्ट होने से वो उड़ जाएगा। मेरे मानना से उससे डिरेलमेंट के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, परंतु ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का विषय है। हमारे हिसाब से जिसने भी किया उसका इंटेंशन प्राइमा फेसी यह दिखता है कि कुछ डैमेज करना चाहता था। बता दें कि 8 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को ब्लास्ट कर उड़ाने की साजिश सामने आई थी। प्रयागराज से भिवानी की ओर जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी गैस सिलेंडर से टकराई। इतना ही नहीं, घटनास्थल पर पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस के साथ बारूद भी बरामद हुआ था। इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। इसके अलावा यूपी एटीएस, पुलिस और जीआरपी भी जांच कर रही है। इससे पहले 17 अगस्त को बनारस से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच पटरी से उतर गए थे। हालांकि इस हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। देखिए, दोनों केस में आपको कहा अननोन इन्वेस्टिगेशंस थे, अक्यूज अननोन होते हैं और इस तरह के केसेस डिफिकल्ट चैलेंज होता है।
मौके पे जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, जो हमारे एजेंसीज के पास इंटेलिजेंस होती है, उसके बेस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम अभी तक कोई बहुत सफलता नहीं प्राप्त किए हैं तो उसके पीछे चैलेंजेस भी होंगे, बट मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि जो स्टेट एजेंसीज हैं, जो कानपुर पुलिस है, हम हर प्रकार से सीरियस एफर्ट कर रहे हैं कि घटनाओं को वर्कआउट किया जाए। हमारी सब स्पेशल टीम्स लगी हुई हैं। आज इस घटना को भी हम उस क्रम में जोड़ेंगे और प्रयास करेंगे। गुजरात के वडोदरा, उत्तर प्रदेश के कानपुर और रामपुर के बाद अब पंजाब के बठिंडा में एक बड़ा रेल हादसा टल गया। यहाँ दिल्ली बठिंडा रेलवे ट्रैक पर लोहे के सरिये बरामद हुए हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि क्या किसी ने जानबूझकर साजिश के तहत रेलवे ट्रैक पर इन सरियों को रखा। इस घटना के पीछे और वजह क्या हो सकती है, इसकी भी जाँच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक रविवार तड़के 3 बजे बठिंडा दिल्ली रेलवे ट्रैक से मालगाड़ी गुजर रही थी, लेकिन पटरियों के बीचों बीच लोहे के सरिये रखे होने के कारण ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया गया। जब मामले की जांच की गई तो ट्रैक पर लोहे के 9 सरिये बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुजरात के वडोदरा में भी ट्रेन पलटाने की एक साजिश सामने आई थी। तब सूरत के पास रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की गई थी। किसी अज्ञात ने फिश प्लेट और चाबी खोलकर ट्रैक पर रख दी थी। रेलवे ट्रैक से की गई ये छेड़छाड़ किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकती थी। कम से कम 700 से 800 मीटर तक ड्राइवर एकदम साफ देख सकता है। ज्यादा दूर होता है तो कोई बहुत बड़ा सीमा तक करीब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक भी दिखाई पड़ता है आराम से। वो कोई ट्रैक्टर जा रही है, ट्रैक अगर पास कर रही है तो उस चीज बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। लेकिन जो ट्रैक पर जो सुलाया हुआ रहता है, जैसे आपने कहा वो रेलवे का जो क्या कहते हैं स्लीपर्स वगैरह जो रख दिए जा रहे हैं, स्लीपर रखे जाते हैं, तो आभास हो जाता है कि कोई सामान है, मोटा सामान है, वो लकड़ी का है कि ये कंक्रीट का है, ये क्लियर नहीं कर पाता है, और वही देख के वो आपातकालीन ब्रेक लगाता है। आपको बता दें कि साल 2024 के सिर्फ 8 महीनों के अंदर ही 14 रेल हादसे हो चुके हैं। उसमें भी 5 रेल हादसे पिछले महीने अगस्त में ही हुए हैं। ऐसे में जरूरी है कि ट्रेन पलटाने की साजिश करने वाले असामाजिक तत्वों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के बाद पंजाब सरकार में भी अहम बदलाव। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे में टेक्नोलॉजी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की। इनमें गूगल के सुंदर पिचाई और आईबीएम के अरविंद कृष्णा समेत कई हस्तियां शामिल रहीं। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने इस बैठक को काफी उत्साहजनक बताया। वहीं इस मौके पर सुंदर पिचाई ने भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ भी की। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना पदभार संभाल लिया। इस दौरान उनके बगल में एक खाली कुर्सी भी नजर आई। दरअसल उन्होंने सीएम दफ्तर में अपनी कुर्सी के बगल में एक और कुर्सी लगाई और कहा कि जिस तरह भरत जी ने खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला, उसी तरह वो भी सीएम की कुर्सी संभाल रही हैं। आतिशी के मुताबिक ये कुर्सी केजरीवाल की वापसी तक इसी कमरे में रहेगी और इस कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार रहेगा। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला। दरअसल वहां 5 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं सरकार ने 4 मंत्रियों को मंत्री पद से हटा दिया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक बार फिर से तेज हो गई। दरअसल अब बारिश थोड़ी थमी है, लिहाजा सितंबर महीने के 22 दिनों में गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में 1,45,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वैसे इस साल अब तक यमुनोत्री धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है और गंगोत्री धाम में भी अभी तक 6,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के बीच कुछ मकान ढहने के वीडियो सामने आए। दरअसल वहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई मकान बाढ़ में विलीन हो रहे हैं। ऐसे में प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। सुल्तानपुर डकैती कांड के मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी में जाति की राजनीति पर जमकर बवाल हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है।
लेकिन अब एसटीएफ ने एक और बदमाश अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया। अनुज के एनकाउंटर के बाद बीजेपी सवाल उठा रही है कि अब अखिलेश ने चुप्पी क्यों साध रखी है। वहीं अनुज के एनकाउंटर के बाद उनके पिता ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अब तो अखिलेश की इच्छा पूरी हो गई होगी। ऐसे में सवाल है कि अपराधियों के एनकाउंटर पर क्या यूपी में जाति को लेकर सियासत हो रही है। सुल्तानपुर डकैती कांड में यूपी एसटीएफ ने एक और बदमाश अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इससे पहले एसटीएफ ने इस डकैती कांड के एक और आरोपी मंगेश यादव को 5 सितंबर के मुठभेड़ में मार गिराया था। मंगेश के एनकाउंटर के बाद यूपी में अपराधी की जाति को लेकर जमकर बवाल हुआ था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि योगी सरकार में जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है और विशेष जाति के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद उनके पिता ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत्यु घोषित कर दिया। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों के एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस हैं उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। दरअसल यूपी में जाति हमेशा से सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा है और जाति के सहारे सियासी शतरंज की चालें चली जाती रही हैं। ऐसे में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद जब अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो यूपी पुलिस को बकायदा वीडियो जारी करके सफाई देनी पड़ी कि मंगेश डकैती की वारदात में किस तरह से शामिल था। बावजूद इसके यूपी में अपराधी के एनकाउंटर पर जाति की सियासत जारी है। 40-40 मुकदमों का दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव रखने वाले लोग सरेंडर करके पुलिस के साथ जेल में चले जाएं तो 1-2 मुकदमे वालों की हैसियत नहीं होती खड़े रहने की। या तो वो दूर भाग जाते हैं या तो अपने गुरुओं के साथ सरेंडर कर देते हैं। ये 40 किलोमीटर की रेंज में पिछले 20 दिन से सब मरने के लिए घूम रहे हैं। ये लीपा पोती की घटनाएं हैं। पुलिस के जानकार सब बताते हैं कि ऐसी घटनाएं कवर अप के लिए की जाती हैं। इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा या किसी विशेष समुदाय का नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो समाजवाद की परिभाषा यही है, ये तुष्टिकरण और संप्रदायवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए वो इस तरह के ट्वीट और रिएक्शन दिया करते हैं। तो इस पर क्यों नहीं आया, ये भी मेरा सवाल है। अनुज के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने फिर से इस पर सवाल उठाया और बीजेपी को फर्जी एनकाउंटर पर घेरने की कोशिश की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से यूपी की छवि को धूमिल करना यूपी के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते यूपी में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि यूपी में कोई प्रवेश निवेश ही ना करे। अखिलेश के आरोपों को बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने बेबुनियाद बताया और कहा कि योगी सरकार अपराधियों की जाति धर्म देखकर एनकाउंटर नहीं करती है। क्राइम और करप्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जब अपराधियों, माफियाओं और आतंकियों पर कार्रवाई करती है तो जाति और धर्म का चश्मा नहीं चढ़ाती है, बल्कि अपराधी को दंड मिले इसके लिए काम करती है। अगर अपराधी है, अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगर वो जाति की बात करते हैं तो हमको तो
उन लोगों की बात पर हंसी आती है। 67 मुसलमान अपराधी, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 17 जाट गुजर, 16 यादव, 24 अति पिछड़ा और 26 अन्य लोग मारे गए जो अपराधी प्रवृत्ति के थे। तो फिर मंगेश यादव पे ही चर्चा क्यों? सभी लोगों पे चर्चा करनी चाहिए। एक जाति पे चर्चा करने का मतलब जाति को बढ़ावा देना। वहीं खुद मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी नेताओं के आरोपों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले संगठित अपराध में शामिल लोग समानांतर सरकार चलाते थे, लेकिन अब माफिया हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का ऐसा वातावरण होगा तो मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। दरअसल सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन एक्शन में है और योगी सरकार राज्य में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर बेहद सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पेपर पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपके लिए चलते हैं धन बाजार। इस हफ्ते की शुरुआत में आज 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 384 अंक उछलकर 84,929 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 148 अंक बढ़कर 25,939 अंकों पर बंद हुआ। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार को सोने का भाव 600 रुपए बढ़ा, जिसके बाद प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 76,950 रुपए हो गई। वहीं चांदी के भाव में 1,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद 1 किलो चांदी का दाम 90,000 रुपए हुआ। प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने थोक बाजारों में बफर स्टॉक से बिक्री बढ़ाने की कवायद शुरू की, जिसमें दिल्ली और दूसरे प्रमुख शहरों के थोक बाजारों में बफर स्टॉक यानी भंडार से प्याज निकालना शुरू कर दिया गया है। बता दें कि 22 सितंबर को दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 55 रुपए प्रति किलो थी, जो 1 साल पहले की समान अवधि में। वहीं मुंबई और चेन्नई में कीमतें 58 रुपए और 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। तिरुपति मंदिर में बांटे गए लड्डुओं पर जारी विवाद के बीच उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कहा कि FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की रिपोर्ट मिलने के बाद ही विभाग बाजार में घी की क्वालिटी की निगरानी के लिए अतिरिक्त उपायों पर विचार करेगा। बता दें कि बीते हफ्ते ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि पिछली जगनमोहन रेड्डी की नेतृत्व वाली सरकार के दौरान तिरुपति लड्डू बनाने के लिए जानवरों की चर्बी और दूसरी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के मुताबिक इस साल जुलाई में EPFO के 19,94,000 नए सदस्य बने, जिसमें 10,52,000 ऐसे लोग हैं जो पहली बार सामाजिक सुरक्षा योजना चलाने वाले संगठन EPFO सदस्य बने हैं। मंत्रालय ने डेटा जारी करते हुए बताया कि रोजगार की संख्या में आए इस इजाफे के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर किए जाने वाले खर्च में बढ़ोतरी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम समेत कई और योजनाओं को श्रेय जाता है। जल्द आ रहा है नया सेफ्टी फीचर। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही अहम खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। सैमसंग ने नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी M55s रखा गया है। ये कंपनी के अलावा Amazon से भी मिलेगा। इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा रहा है। इसकी शुरुआती कीमत 17,999 रखी गई है। व्हाट्सएप जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर जारी करेगी। ये एक सेफ्टी फीचर है जो कि अनजान अकाउंट से भेजे गए अनचाहे मैसेज या कॉल को लेकर प्रोटेक्ट करेगा। इसकी टेस्टिंग जारी है, हालांकि यूजर्स को ये फीचर दिखने लगा है। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स अपने मंगल मिशन ग्रह पर जुट गया है। इसकी जानकारी कंपनी के प्रमुख एलन मस्क ने दी। स्पेसएक्स के इस अभियान का नाम स्टारशिप मिशन है और ये अगले 2 साल के अंदर लॉन्च हो जाएगा। इसमें बिना चालक दल के 5 स्टारशिप उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।
न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दफ्तरों में काम करने के घंटों को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान की। महाराष्ट्र के पुणे में एक जानी मानी कंपनी EY यानी कि अर्नस्ट एंड यंग की 26 साल की सीए एना सेबेस्टियन की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में है। कई लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भी दुख जताते हुए अपनी बात कही। शशि थरूर ने सप्ताह में काम के घंटों को कम करने और 5 दिन काम करने का सुझाव दिया है। थरूर का कहना है कि देश में लोगों को हर हफ्ते 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो काम के घंटे तय करने का मुद्दा आगामी सत्र में संसद में भी उठाएंगे। शशि थरूर ने कहा कि चाहे निजी क्षेत्र हो या फिर सरकारी, कहीं भी 8 घंटे और 5 दिन से अधिक काम नहीं कराना चाहिए। जानकारी के मुताबिक सिर्फ 4 महीने पहले EY कंपनी से जुड़ी एना रोजाना 14 घंटे काम करती थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एना के पिता ने अपनी बेटी को काम का बोझ देखते हुए नौकरी छोड़ने की सलाह भी दी थी। जाहिर है दफ्तर में काम के बढ़ते बोझ और दबाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमने कुछ कामकाजी लोगों से बात की और उनकी राय जानी। वर्किंग आवर्स देखो, मुझे ऐसा लगता है कि 7 to 8 आवर्स होना चाहिए, जो रूल्स है। बट कंपनी क्या करती है कि सैलरी अमाउंट बहुत कम दे रही है लोगों को एज पर एजुकेशन, ठीक है। और जो मैंने मतलब खुद ये नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके से जो रिलेशन में होते हैं उनका सैलरी बहुत हाइक पे होता है, और जो लोअर क्लास से होते हैं लाइक कुछ भी कह लो जिसने BA MCOM कर रखा हो, तो सैलरी 15,000 20,000, तो उससे उनका घर नहीं चलता है। बिकॉज आजकल की जनरेशन, और अगर हम कुछ भी लेने जाओ मार्केट के अंदर तो आपको भी पता है 500 600 से कम तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो उतने में बंदा क्या घर का करेगा और क्या अपने पर्सनल चीज़ें के लिए करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ये, और मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि मतलब 8 आवर्स इनफ है और 2 days एटलीस्ट ऑफ होना चाहिए, वीक ऑफ होना चाहिए। मैं एक प्राइवेट बैंक एम्प्लॉय हूँ जहाँ पे कि शनिवार और रविवार छुट्टी का प्रावधान वहाँ पे होता है, लेकिन हमें तीसरा और 5 शनिवार काम करना पड़ता है और दूसरा चौथा शनिवार हमें छुट्टी मिलती है। लेकिन पिछले साल जो कानून लॉन्च हुआ था संसद में कि बैंक में भी अब 5 दिन वर्क होगा, और आप देख सकते हैं कि अभी EY में केस आया था, एक 26 साल की युवा लड़की की मौत हो गई थी टेंशन की वजह से। तो EY ने भी ये बयान दर्ज किया कि वो खाली 4 महीने पुरानी थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यूरोपियन देशों में खासकर फिनलैंड स्वीडन में 4 दिन का प्रावधान है, और UAE भी ये लॉन्च करने वाला है कि 4 दिन वर्क वीक हो। तो इंडिया में भी जो ऐसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो इंडिया में भी 5 दिन कम से कम होना चाहिए जो वर्किंग शेड्यूल होना चाहिए 40 आवर्स का। और इंडिया 7th रैंक पे आता है वर्ल्ड वाइड, जिसमें कि 47.5 आवर्स वर्किंग है इंडिया का एज कम्पेयर टू अदर नेशंस ऑफ वर्ल्ड। तो मैं चाहता हूँ कि खासकर युवा देश हमारा इंडिया है, युवा यहाँ पे इंडिया में है ही, तो कम से कम 40 घंटे एक हफ्ते में काम कराया जाए, और मतलब 5 दिन एटलीस्ट हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। मैं भी और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। एक सेहतमंद महिला सेहतमंद परिवार की नींव रखती है, मगर ये संदेश आज भी समाज के उस तबके तक नहीं पहुंच पा रहा जहां या तो महिला से जुड़ा परिवार उसकी सेहत के लिए फिक्रमंद नहीं, या महिला ही अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं, या फिर महिला सब कुछ जानते हुए भी खुद की जिम्मेदारी को बहुत पीछे रखती है। ऐसे ही जाने अनजाने हो रही लापरवाही का शिकार वो खुद बीमारियों के रूप में झेल रही है। ऐसे में नोएडा का एक NGO यहाँ की एक झुग्गी बस्ती में इन महिलाओं को सैनिटरी पैड की अहमियत बताते हुए इसके इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। महिलाओं को हर महीने होने वाला मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन, मगर महीने के इन्हीं 5-6 दिनों को आज भी महिलाओं का एक तबका चाहकर भी स्वस्थ तरीके से निकाल नहीं पाता। इसके पीछे सैनिटरी पैड का इस्तेमाल न करना खास वजह है। ऐसी महिलाओं के आगे दरअसल पैड का इस्तेमाल न करने के पीछे सामाजिक, आर्थिक और मानसिक वजह निकलकर सामने आ रही हैं, जिसका नतीजा वो गंभीर बीमारियों के रूप में झेलती हैं। बस कुछ ऐसी ही चुनौतियों से जूझ रही हैं ये महिलाएं भी, जो नोएडा की झुग्गी झोपड़ियों में अपने परिवार को जैसे तैसे संभाल तो रही हैं, मगर खुद की जिम्मेदारी को संभाल नहीं पा रही। ऐसी ही महिलाओं को उनकी जिम्मेदारी बताने, उनको सेहतमंद बनाने के लिए यहाँ भविष्य संस्था नाम का एक NGO कुछ सालों से काम कर रहा है, जिसको देखने वाले इंजीनियर विकास और उनके कुछ साथी इन दिनों नोएडा की झुग्गियों में सेफ विमेन 1 पैड मिशन चलाए हुए हैं। खासकर महिलाओं को उनकी साफ सफाई के प्रति जागरूक करते हुए उनको सैनिटरी पैड पहुंचाया जा रहा है।
छोटी छोटी स्लम बस्तियों में रहने वाला ये वो तबका है जो पूरी तरह से मजदूरी पर निर्भर करता है। काम अगर 30 के 30 दिन मिल जाए तो ये अपनी किस्मत 7वें आसमान पर समझते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। कुछ सालों से इंजीनियर विकास और उनके साथी इन झुग्गियों में एनजीओ चला रहे हैं। यहाँ लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। कुछ समय पहले ये महसूस किया गया कि झुग्गियों में रहने वाली थोड़ी बड़ी उम्र की लड़कियां हर महीने 1 हफ्ता क्लास से नदारद रहती थी, जिसके बाद उन्होंने उनके माता पिता से बात की और फिर लड़कियों और युवतियों के पर्सनल हाइजीन को लेकर हेल्दी रखने की खातिर ये मुहिम शुरू की गई। ये बच्चे आ क्यों नहीं रहे? मतलब ये हर महीने ऐसा होता था कि 7 बच्चे नहीं आ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे, तो बाद में इसकी गहराई तक गए तो पता लगा कि मासिक धर्म होता है उनका इस टाइम पे, तो उनके घर वाले भी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। जैसे हमारे समाज में है बहुत तरह की चीजें, इस चीज को लेके मासिक धर्म को लेके जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, फिर हम इसके तहत गए। फिर हमने सोचा कि ये भी एक पढ़ाई का पार्ट ही है, हम लोगों को अवेयर करना शुरू करते हैं। दरअसल घर परिवार की थोड़ी बहुत कमाई, सिर्फ घर का राशन पानी और बच्चों की दवाई जैसे जरूरी काम के बीच इन महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था करना एक मुश्किल भरा काम है। ऐसे में सैनिटरी पैड की अहमियत को महिलाएं समझती तो हैं, मगर सेल्फ हाइजीन का फायदेमंद पहलू उनकी प्राथमिकता में चाहकर भी जगह नहीं ले पाता। पहले आप लोग यूज कर रहे थे पैड? हाँ जी, कभी कभार जो होता था बीच में तो पैड भी लाते थे और कपड़ा भी यूज करते थे, दोनों चीज। कभी बीमार नहीं हुई? उससे कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर, उससे दिक्कत तो होती है, जैसे कभी इन्फेक्शन हो गया या खुजली हो गई, ये सब चीज होती है उससे। ये नहीं कि कुछ होता नहीं है, पर होता है। वहीं झुग्गी की महिलाओं को जागरूक करने के मकसद से इस एनजीओ के साथ डॉक्टर सुषमा तिवारी भी कुछ समय से जुड़ी हुई हैं, जो मानती हैं कि किसी भी महिला के बीमार होने का असर उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए महिलाओं को पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हुए पैड जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें हमने देखा है कि ज्यादातर महिलाएं जो बीमार होती हैं, उनका आर्थिक बोझ उनके परिवार पर पड़ता है, और इसीलिए बहुत जरूरी है। ये है बहुत छोटी चीज, लेकिन ये बहुत बीमार होने में उनके क्या एक बड़ा फैक्टर ये भी होता था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और चीजों के अलावे, क्योंकि लोगों को पता है कि अपने आसपास सफाई रखनी है। ये अब धीरे धीरे सब लोग अवेयर हो रहे हैं, हर तबके के लोग। लेकिन हमारे जो भीतर शरीर की जो सफाई है, जो सही तरीके से हो, हाइजेनिक तरीके से, तो वो पैड के माध्यम से हो सकती है, क्योंकि कपड़े वगैरह यूज करने से तरह तरह की समस्याएं आती थी सब। वास्तव में पर्सनल हाइजीन कहने को एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका ध्यान न रखने से दिक्कत बड़ी होने में भी वक्त नहीं लगता। इसी बात की गंभीरता को देखते हुए विकास और उनके साथी यूपी, बिहार और उड़ीसा के कई जिलों में 10,000 से ज्यादा महिलाओं तक पैड पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है इस टीम का ये प्रयास और दूसरी महिलाओं को पर्सनल हाइजीन के मायने समझाने में सफल हो पाए। महीने में बमुश्किल 8 से 10,000 रुपए आते हैं, उसमें भी घर का, राशन का, बच्चों का खर्चा है। ऐसे में ये महिलाएं कहती हैं कि पैड के लिए पैसे निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब ये लोग आगे आए हैं, इन महिलाओं को न सिर्फ वो पैड दे रहे हैं, बल्कि उन्हें समझा भी रहे हैं कि उनके जीवन के, एक महिला के स्वस्थ होने के क्या मायने हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक महिला स्वस्थ रहती है तो एक पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। महिला T20 वर्ल्ड कप का आधिकारिक गाना लॉन्च। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी और फ्रांस के उनके जोड़ीदार एल्बानो ओलिवेटी का शानदार प्रदर्शन जारी है। इस जोड़ी ने चीन में चल रहे ATP 250 टूर्नामेंट के फाइनल में एंट्री कर ली। भांबरी और ओलिवेटी की जोड़ी ने 6-3 और 7-6 से बाजी मारी। इस जोड़ी ने क्रोएशिया के इवान डोडिक और ब्राजील के राफेल माटोस की जोड़ी को शिकस्त दी। महिला T20 वर्ल्ड कप का आधिकारिक गाना लॉन्च कर दिया गया। ये टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से UAE में शुरू हो रहा है। ऐसे में ICC ने अपने YouTube चैनल में एक म्यूजिक वीडियो रिलीज किया। इसमें गाने के अलावा महिला क्रिकेट के ऐतिहासिक पल भी दिखाए गए हैं।
भारत की अंडर 20 पुरुष फुटबॉल टीम लाओस पहुंच गई, जहां वो 2025 AFC अंडर 20 एशिया कप क्वालिफायर्स टूर्नामेंट में भाग लेगी। भारत को यहां बुधवार को मंगोलिया के खिलाफ पहला मैच खेलना है। मेजबान श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट में 63 रनों से मात दी। मैच के 5वें दिन न्यूजीलैंड की टीम 211 रन पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में श्रीलंका स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने 9 विकेट झटके, वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।